नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। और आज देवभूमि के दंगल में जिक्र निर्माण कार्यों से तंग तीर्थ पुरोहितों ने किया सचिव बंद। धामी सरकार मुर्दाबाद, धामी सरकार मुर्दाबाद, धामी सरकार बंद करो, बंद करो, बंद करो, धामी सरकार मुर्दाबाद, धामी सरकार मुर्दाबाद, धामी सरकार मुर्दाबाद। उत्तराखंड में तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल एक ओर जहां तीर्थ पुरोहित नए चारधाम यात्रा मार्गों का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों ने सूचना आयोग के सचिव को बंधक बनाकर उनका जमकर विरोध किया है। तीर्थ पुरोहितों ने उन्हें 6 घंटे तक बीकेटीसीया कक्ष में बंधक बनाए रखा और मांगों पर कार्रवाई का भरोसा देने के बाद ही मामला शांत हो पाया। तीर्थ पुरोहितों ने बताया कि केदारनाथ में ऑफ सीजन के दौरान बिना अनुमति तीर्थ पुरोहितों के कई भवन तोड़े गए। केदारनाथ में उनकी जमीन है और बिना सूचना और आदेश के तीर्थ पुरोहितों के अस्थायी दुकानें तोड़ दी गईं, जिससे नाराज होकर उन्होंने सचिव का घेराव भी किया। तीर्थ पुरोहितों की लगातार सामने आ रही नाराजगी ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। तीर्थ पुरोहित सरकार की ओर से चारधाम यात्रा प्राधिकरण और नए यात्रा मार्गों पर पहले से ही विरोध कर रहे थे। नाराज तीर्थ पुरोहितों और व्यापारियों ने उत्तरकाशी में प्रभारी मंत्री के उत्तरकाशी के दौरे के दौरान मंत्री वापस जाओ के नारे भी लगाए, अपनी नाराजगी व्यक्त की और धामी सरकार चारधाम यात्रा के संचालन के लिए अब नए मार्गों पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि चारधाम यात्रा को कोटद्वार से संचालित करने की संभावनाओं को तलाशा जाए। और इसके साथ ही सीएम ने यात्रा प्राधिकरण को लेकर भी साफ कर दिया है कि प्राधिकरण के जो पास प्रदेश की अभी यात्राओं के संचालन की जिम्मेदारी रहेगी। प्राधिकरण गठन के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रदेश में बढ़ते धार्मिक सामान्य पर्यटन के मद्देनजर राज्य के पास एक ऐसी संस्था हो जो इन सभी जिम्मेदारियों की तैयारियों का सही से निर्वहन कर सके। वहीं राज्य सरकार की ओर से यात्रा प्राधिकरण और नए मार्गों पर चल रही कवायद के बाद केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित पुनर्निर्माण के कार्यों से नाराज है। और सवाल यही है कि आखिर बार बार क्यों तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी सामने आ रही है? क्या सरकार इनसे बिना बातचीत के फैसले ले रही है? आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी ये मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है। तो 6 घंटे तक सचिव को तीर्थ पुरोहितों द्वारा बंधक बनाया गया। जब आश्वासन मिला, इसके बाद समझा बुझाकर जो मामला है वो शांत हुआ। लेकिन यह नाराजगी तीर्थ पुरोहितों की तब से सामने आ रही है जब से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई। दुकान और मकान तोड़ने की नाराजगी, ऑफ सीजन में किस तरीके से दिक्कतों का सामना कर रहे हैं ये तीर्थ पुरोहित, आज सबसे बड़ा मुद्दा। और इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय करा देते हैं। राजेश बिष्ट जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शीशपाल सिंह बिष्ट हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दीपक रावत हैं, केंद्रीय प्रवक्ता, यूकेडी से हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कुलदीप राणा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और लुशून टोडरिया हैं, सह संयोजक हैं, मूल निवास संघर्ष समिति से जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं राजेश बिष्ट जी से। हालांकि सभी सवालों के जवाब देने के लिए कितना तैयार हैं और कितना सक्षम है, क्योंकि तीर्थ पुरोहितों की जो नाराजगी है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। चारधाम यात्रा की शुरुआती दौर से ही ये नाराजगी जो है अब देखने को मिल रही है और अब स्थिति और बढ़ती जा रही है। क्या कहेंगे?
चलिए कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। मुझे लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, अगर बाद में रुख कर लेंगे राजेश बिष्ट जी का, ताकि सभी के सवालों का जवाब बखूबी दे पाएं। शीशपाल सिंह बिष्ट का रुख कर लेते हैं। शीशपाल जी, एक बार फिर से जो तीर्थ पुरोहित हैं वो नाराज हो गए हैं और सचिव को 6 घंटे तक बंद कर लिया। देखिए सोनी जी, जो तीर्थ पुरोहितों का आक्रोश है वो पहली बार नहीं है। तीर्थ पुरोहित लगातार सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। तो तीर्थ पुरोहितों की जो मांगे हैं तो वो बिल्कुल जो है जायज मांगे हैं, संविधान के दायरे में है। तो उनके हक हकूकों के साथ लगातार ये सरकार छेड़छाड़ करने का काम कर रही है। आगे जो है सरकार तानाशाही क्यों कर रही है, मनमानी क्यों कर रही है, चीजें थोपने का काम क्यों कर रही है। आप केदारनाथ में अगर यात्रा सीजन की शुरुआत में गए होंगे तो सोनी जी आप अपनी टीम से पूछ लीजिए कि वहां पर जिस तरीके से प्रशासन ने तोड़फोड़ की है मनमाने तरीके से, वहां पर पंडित पुरोहितों के जो आवाज थे उनको जो है आप नहीं छोड़ रहे हैं। जो वहां पर जो है आपदा के बाद हरीश रावत सरकार में निर्माण के काम हुए हैं, जिन पे जो है धन खर्च हुआ, आप उनको भी जो है लगातार तोड़ने का काम कर रहे हो। केवल इसलिए तोड़ रहे हैं जो आप वहां पर केदारनाथ पुनर्निर्माण के नाम पर केवल नाम बदलने का खेल है। भैया आपको किसी के नाम से नफरत है तो आप नाम बदल दीजिए, अपना नाम रख लीजिए, लेकिन जो है जनता के धन की बर्बादी क्यों कर रहे हो। और वहां के जो स्थानीय व्यापारी हैं, जो वहां के हकदारी और तीर्थ पुरोहित हैं, आप उनको भी विश्वास में नहीं ले रहे। अगर प्रशासन केवल इतना काम कर ले, अगर आपको जो है व्यवस्थाएं सुधारनी है, अच्छी बात है, कौन नहीं चाहता व्यवस्थाएं सुधारे, लेकिन आप उसकी आड़ में अगर जो है लोगों के हक हकूक से खिलवाड़ करेंगे, मनमानी अगर करेंगे, मनमाने तरीके से अगर जो है जनता के धन की बर्बादी करेंगे तो कौन बर्दाश्त करेगा। सोनी जी, केदारनाथ पुनर्निर्माण हो वो मास्टर प्लान के नाम पर, और बद्रीनाथ में भी मास्टर प्लान के नाम पर जो तानाशाही प्रशासन कर रहा है, वहां भी लगातार जो है इसका विरोध हो रहा है। आखिर ये सरकार चाह क्या रही है। देवस्थानम बोर्ड का भी जो है इसीलिए विरोध हुआ था क्योंकि सरकार ने जो है किसी से राय मशवरा की नहीं करा नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में इनका विश्वास है नहीं। अगर आप समूचे विपक्ष को, तीर्थ पुरोहितों को, वहां के व्यापारियों को अगर विश्वास में ले लेंगे, एक सर्वानुमति अगर बना लेंगे, तो इसमें सरकार पे कौन सा पहाड़ टूट जाएगा आप बताइए। और जिस तरीके से वहां पर जो है मनमानी लगातार चली, यात्रा जो है शुरू हो चुकी है और यात्रा शुरू होने से पहले से लगातार वहां पर आप अगर देखेंगे सोनी जी, आपने अगर अपनी टीम भेजी होगी, बिल्कुल इस पर डिबेट भी हो चुकी है। चारधाम की यात्रा के शुरुआती दौर में जो नाराजगी निकलकर सामने आई थी शीशपाल सिंह जी, तो उसी वक्त डिबेट में इस बात को लेकर चर्चा भी हुई थी और वो नाराजगी अभी तक बरकरार है, ये नजर आ रहा है। और इस गुस्से का, आक्रोश का शिकार जो है सचिव साहब को भी होना पड़ा है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। यूकेडी प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं दीपक रावत जी का। दीपक रावत जी, पुरोहितों की नाराजगी पहले भी निकलकर सामने आई थी और अब ये आक्रोश इतना बढ़ गया है दुकान और मकान टूटने की वजह से कि सचिव साहब का घेराव कर लिया, 6 घंटे तक उन्हें बंधक बना लिया। बिल्कुल सोनी जी, ये बात तो समझनी पड़ेगी कि आखिरकार पुरोहितों को ऐसा कदम उठाने पे मजबूर क्यों होना पड़ा। निश्चित रूप से ये इस पूरी घटनाक्रम में एक चीज तो साबित होती है कि बिना पुरोहितों को, बिना पंडों को, जो वहाँ के हक हकूकदारी हैं उनको विश्वास में लिए जो ये निर्माण कार्य भारतीय जनता पार्टी या प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है, इसका विरोध जो है वो इस चरम सीमा में पहुंच गया है कि अब उनको सचिव को भी 6 घंटे तक बंदी बना के रखना पड़ा। और क्या आरोप है सोनी जी? उनके 2 आरोप हैं। पहला आरोप तो उन्होंने ये लगाया है कि उनसे जबरदस्ती अनुबंध किए गए हैं, अनुबंध में हस्ताक्षर कराए गए हैं। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि उनकी जानकारी के बगैर शीतकाल में उनके आवास को तोड़ा गया है बिना अनुमति के। अब ये बहुत ही गंभीर आरोप है सरकार के ऊपर या निर्माण जो संस्था है उसके ऊपर और अधिकारी के ऊपर जो इसकी निगरानी कर रहे हैं, जिनकी देखरेख में ये सारा कार्य हो रहा है। यदि उनका हजारों सालों से ये भारत के स्वतंत्रता से पूर्व ये सब। चलिए, मूल निवासी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि संघर्ष समिति से हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर स्थितियां जो हैं इतनी विकट परिस्थिति बनती हुई क्यों नजर आ रही है, क्योंकि ये नाराजगी जो है, इस नाराजगी पर पहले ही सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया। अब ये नाराजगी और बढ़ गई है। हमारे साथ टोडरिया जी जुड़े हुए हैं। लोशोन जी, फिलहाल ये जो पूरा एक माहौल बना, तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी और नाराजगी का शिकार सचिव साहब को भी होना पड़ा,
आश्वासन मिला है, क्या लगता है अब इस बंधक बनाए जाने के बाद कुछ स्थितियां जो हैं वो कम होंगी? आश्वासन, सिर्फ मात्र आश्वासन मिलने से ही अगर सब कुछ सॉल्यूशन हो जाता तो उत्तराखंड के जो हमारे दोनों धामों के, चाहे वो बद्रीनाथ हो या केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित हो, वो इस समय आंदोलन में मजबूर नहीं होते। बिल्कुल के हमें कोई शौक नहीं था, या जो तीर्थ पुरोहित था उन्हें कोई शौक नहीं था कि वो जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी है उनको जबरन बंद करते। जब बिल्कुल ही सर से पानी ऊपर हो गया, बिल्कुल मजबूरी हो गई थी कि उनको जबरन बंद करना पड़ा, क्योंकि लगातार तानाशाही हो रही है, मकान तोड़े जा रहे हैं और अनुमति नहीं ली जा रही है। तीर्थ पुरोहितों को बिल्कुल विश्वास में नहीं लिया गया, चाहे वो केदारनाथ की बात हो चाहे वो बद्रीनाथ की बात हो। केदारनाथ में भवन तोड़े गए और जो निर्माण कार्य भी हो रहा है उससे भी लगातार जो केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित हैं और हक हकदारी हैं उनके भवन टूट रहे हैं। तो उन्होंने जब अपने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी शिकायत दर्ज कराई, उसके बावजूद भी उत्तराखंड की सरकार, शासन प्रशासन ने बिल्कुल भी उनकी बातों पे गंभीरता से विचार नहीं किया गया। तो जब थक हार के मजबूरन तीर्थ पुरोहितों ने जो प्रशासनिक अधिकारी है उसको बंद करना पड़ा। और बात सिर्फ केदारनाथ की नहीं है, बद्रीनाथ में आप देखिए, बद्रीनाथ में तो इस कदर तानाशाही हो गई थी कि जब शीतकाल में जो कपाट बंद होते हैं उस समय जो तीर्थ पुरोहित और प्रभावित लोग थे उनके मकान तोड़े गए। मतलब कि जिन लोगों ने बद्रीनाथ केदारनाथ को पूरे विश्व में जिनके पूर्वजों ने पहुंचाया, प्रचार प्रसार किया, आज उन हकदारियों की जो स्थानीय मूल निवासी हैं, जो वहां के मूल निवासी है, उनके साथ इस कदर तानाशाही बरती जा रही है। सोनी जी, एक बात मैं बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड सरकार में जब मास्टर प्लान के लिए एक जो नीति है वो ये है कि उन्होंने ये बना रखा है कि उत्तराखंड अर्बन एंड सिटी कंट्री प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट है। उसके तीसरे अध्याय में साफ साफ लिखा है कि जब आप मास्टर प्लान बनाएंगे तो उसका जो पूरा खाका है, जो उसका पूरा ड्राफ्ट है, तो वो आप प्रभावितों के सामने पेश करेंगे और प्रभावित उसमें से आपको जो भी उनकी आपत्तियां हैं वो दर्ज कराएंगे। परंतु इस जो ये मास्टर प्लान बद्रीनाथ में भी हो रहा है, इसमें आपत्तियां दर्ज कराने का मौका ही तीर्थ पुरोहितों को नहीं मिला, हकदारियों को नहीं मिला, प्रभावितों को नहीं मिला। बद्रीनाथ में वो भवन भी टूट गए हैं। अब जैसे कि पंच भैया मोहल्ला, बद्रीनाथ में एक मोहल्ला हुआ करता था, वो मास्टर प्लान की जद में आ गया, जबकि वो मास्टर प्लान में था ही नहीं, वो टूट गया पूरा। वो बिना मास्टर प्लान की परिणति में नहीं आता था, पर वो टूट गया। ये कहा गया है कि बद्रीनाथ में भले ही 75 मीटर में ही अधिग्रहण हो रहा है, परंतु वहां 90% जो प्रभावित थे उनसे अनुमति नहीं ली गई है, उनसे एनओसी नहीं ली गई है, और लगातार वहां निर्माण जो कार्य हो रहा है उससे लगातार जो बद्रीनाथ के जो स्थानीय निवासी है, वहां के जो प्रभावित हैं, उनके सारे भवन टूट गए हैं। आज जो लोग जिनके वहां बड़े बड़े रोजगार होते थे, जिनकी प्रसाद की दुकानें होती थी, छोटे रोजगार भी होते थे, प्रसाद होती थी, बिल्कुल, कपड़े की दुकान होती थी, और शायद यही वजह है कि अब तीर्थ पुरोहित इस कदर यहाँ तक पहुंच गए हैं कि उन्होंने सचिव साहब को ही बंधक बना लिया। शायद उनको ऐसा लग रहा हो कि ऐसा करने से में भी इस समस्या का जो समाधान है वो निकलकर सामने आएगा। कुलदीप राणा जी का रुख कर लेते हैं। कुलदीप राणा जी, क्या लगता है ये किस तरीके का, ये कैसा मास्टर प्लान है कि मास्टर प्लान जो है पहले ही स्थानांतरित या इसको धरातल पर उतारने से पहले इसका विरोध शुरू हो गया है, और साथ ही जो तीर्थ पुरोहित हैं उनको आपत्ति दर्ज करने का भी मौका नहीं दिया गया, किसी तरीके का कोई नोटिस नहीं थमाया गया दुकान और मकान तोड़ने से पहले। ये गंभीर आरोप हैं। देखिए सोनी, ये जिस तरह की घटनाएं हमारे तीर्थ स्थलों में देखने को मिल रही हैं, खासकर केदारनाथ में ज्यादा चीजें उभर करके सामने आ रही हैं, और ये जो घटनाक्रम हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं सरकार की और शासन की के बीच एक बड़ी खाई दिखाई दे रही। क्योंकि देखिए, सरकार जो है उसमें राजनीति की कभी नहीं चाहेगा कि जनता उनके खिलाफ चीजों को लेकर के एक्टिव हो, क्योंकि उससे उनको राजनीतिक नुकसान होता है। ठीक है, और जो सचिव है, जो अधिकारी है शासन में बैठा, उसको चुनाव नहीं लड़ना, वो जनता के प्रति सीधे तौर पर जवाबदेह नहीं होता है, बिल्कुल, वो जवाबदेह होता है सरकारों के लिए। ठीक है, और खासकर जब हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है उसमें जो शासन की भूमिका होती है वो सीधे सीधे सरकार के अधीन होती है। सचिवालय में एक भवन होता है जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं और पूरा सचिवालय उसी के उसमें चलता है। ठीक है, उत्तराखंड में ये आज की बात नहीं है,
शुरुआत से ऐसा रहा है कि यहाँ अधिकारियों ने चीजों को लेकर के कभी भी सरकार को उतनी गंभीरता से नहीं लिया, और हर बार ये बात उठती रही है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो सरकार से हावी है, सरकार पे हावी है, सरकार के पपोस में नहीं है, नियंत्रण में। अब आप देखिए कि एक अधिकारी जिसे 2021 में त्रिवेंद्र रावत ने भी मुख्यमंत्री रहते हुए इनके ऊपर कार्रवाई की थी, अरविंद पांडे के ऊपर लापरवाहियों को बरतने में और कई सारी चीजों में उनके मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया, और वो देहरादून के एडीएम प्रशासन के पद पे थे, तब उनको यहाँ से हटा दिया था। ठीक है, अरविंद पांडे उत्तराखंड पीसीएस के सबसे ज्यादा रसूखदार अधिकारियों में माने जाते हैं, और वो अपनी उस रसूख का इस्तेमाल करके हमेशा क्रीम पोस्टिंग पा लेते हैं। अब आप एक चीज देखिए कि केदारनाथ का प्रकरण और बद्रीनाथ का निर्माण ये प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में होने के बावजूद भी राज्य के पीसीएस सेवा के अधिकारी का अगर ये एटीट्यूड है, तो इससे समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में जो प्रशासन है वो सरकार की कितनी पकड़ में है। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि यहां पर जो घटनाएं हुई, हालांकि कल जो घटना हुई उसमें तीर्थ पुरोहितों ने भी, अगर देखा जाए, अगर उन्होंने बंधक बनाया है उसको, क्योंकि कई बार ये निकल करके आ रहा है कि बंधक नहीं बनाया था, वो बीकेटीसी भवन में अधिकारी खुद चले गए थे और वहां बैठ गए थे, और जो बाकी तीर्थ पुरोहित थे वो कक्ष के बाहर उन्होंने धरना दिया। तो कक्ष के बाहर धरना दिया तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अंदर बैठे हुए हैं, तो वो बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, क्योंकि अगर एक प्रशासनिक अधिकारी को इस तरीके से अगर बंधक बनाने वाली घटना होती तो ये कानूनन एक अपराध है और इस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती थी। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा हमें इसको प्रशासनिक दृष्टि से भी और कानून की दृष्टि से भी देखना होगा। ठीक, इससे पहले भी क्योंकि वहां पर ये इस तरह की घटनाएं निकल करके आई कि देखिए, आपको एक बात समझनी होगी कि केदारनाथ की यात्रा, बद्रीनाथ की यात्रा या उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा, ये हजारों सालों से चली आ रही यात्रा है। ये उत्तराखंड सरकार बनने के बाद शुरू हुई हो ऐसा नहीं है। ये उत्तराखंड सरकार बनने से पहले, उत्तर प्रदेश की सरकार बनने से पहले, बीकेटीसी का एक्ट तो अंग्रेजों का बनाया हुआ है। बिल्कुल। ठीक है, ये तब की चली आ रही यात्रा है, और इस यात्रा को व्यवस्थित करना, इस यात्रा को बनाए रखना, उस धाम की महत्व को बनाए रखना, ये तीर्थ पुरोहितों की जिम्मेदारी रहती है। और यही कारण है कि तीर्थ पुरोहितों ने वर्षों से, हमारे इन पूर्वजों ने तमाम कठिनाइयां झेलते हुए, जब सड़कें नहीं थी, तमाम चीजें, सुविधाएं नहीं थी, उन स्थानों पर व्यवस्थाओं को, धार्मिक कर्मकांडों को स्थापित रखा, उसको बनाए रखा। यही कारण है कि आज जो हम नई पीढ़ी के लोग हैं, सरकार इस बात को समझती है कि भाई तीर्थ पुरोहितों की भूमिका क्या है और कितनी इंपॉर्टेंस है, क्या सरकार इस बात को अभी तक समझ पाई? बिल्कुल, एक ऐसी धार्मिक व्यवस्था जो हजारों सालों से चली आ रही है, अगर आपको उसमें कोई बदलाव या सुधार करना है, अगर आपको लगता है कि नए दौर के साथ चीजें बदल रही हैं, आज के ट्रांसपोर्टेशन बदल रहा है, उस लिहाज से आपको कोई सुधार करना है, तो सरकार को ये चाहिए था और ये होना भी चाहिए कि आप उन लोगों के साथ जो वहां के हक हकूकधारी हैं, उनके साथ बैठ करके संवाद करें। बिल्कुल। उनके साथ बैठ करके बातचीत करें। ठीक है, क्योंकि वो व्यवस्था एक जमी जमाई व्यवस्था है। बिल्कुल। आप एक जमी जमाई व्यवस्था को नहीं तोड़ सकते। बातचीत करने से बड़ी समस्याओं का समाधान निकलकर सामने आ जाता है। कुलदीप जी, जी बिल्कुल। अरविंद पांडे ने जो किया कि वो अपर सचिव शासन में अपर सचिव रहते हुए उन्होंने शीतकाल में, जब केदारनाथ की पीठ बंद हो जाती है, कपाट बंद हो जाते हैं और सारे लोग वहां से नीचे आ जाते हैं, बर्फ पड़ जाती है, तो वहां पुनर्निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों से उनके भवनों को तोड़वा दिया। ठीक है, आपको संवाद करना चाहिए था। आप ये देखिए कि आपके एक अधिकारी के अंदर ये हेकड़ी, ये हौसला कहां से आया? उसका ये हौसला इतना बुलंद कैसे हो गया कि उसने बिना उन लोगों से पूछे हुए किसी दूसरे की परिसंपत्ति पर इस प्रकार का अतिक्रमण कैसे की? बिल्कुल। क्या सरकार का कोई आदेश था? क्या सरकार ने कोई नीति बनाई थी?
भारत सरकार ने तो आप हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, सभी सवालों का जवाब ले लेते हैं। कुलदीप जी, राजेश बिष्ट जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजेश जी, बेहद महत्वपूर्ण सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से तीर्थ पुरोहित अब नाराज हैं, आक्रोशित हैं, चार धाम यात्रा की शुरुआती दौर से ही ये नाराजगी जो है देखने को मिल रही है। दुकान और मकान तोड़े गए, अनुबंध जो जिसमें हस्ताक्षर करवाए गए उनको इस बात की जानकारी नहीं दी गई। क्या सरकार के आदेश के बाद ये कार्रवाई हुई? सोनी जी, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं आपसे कि कनेक्टिविटी के इशू की वजह से मैं देरी से जुड़ पाया आपके बीच में। बिल्कुल, कोई बात। दूसरा, जहां तक आपने कहा कि हमारे तीर्थ पुरोहित जिस तरह से अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो किसी भी तरीके से यात्रा को सुगम, सुलभ और सुरक्षित हमारे आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए, और खास तौर पे जो वहां रहने वाले तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे पंडे हैं, उन सब के भावनाओं को आहत किए बगैर उन व्यवस्थाओं को ठीक करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब कहीं पे किसी तरह का वहां के स्थानीय निवासियों का या हकदारियों की किसी तरह से नाराजगी सामने आती है तो सरकार उस पर ऐसा नहीं है कि गौर नहीं करती है, बिल्कुल गौर करती है। लेकिन जिस प्रकार की घटना कल देखने को मिली है और जैसे समाचार पत्रों से पता चल रहा है कि वहां के तीर्थ पुरोहितों ने वहां के हमारे जो सचिव वहां पे गए उनको बंधक बनाया, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आपकी किसी तरह की कोई नाराजगी है, किसी चीज में आप सुधार चाहते हैं, आपको ये लगता है कि ये किसी तरह से काम उनके हितों के रक्षा नहीं हो पा रही है, तो आपको बैठ के उसके समाधान के लिए बात करनी चाहिए। लेकिन ये कहीं पर भी ठीक नहीं है कि आप कानून को हाथ में लेंगे और इस तरह के कदम उठाएंगे। ये नौबत आई क्यों? पंडा पुरोहितों को वैसे भी शोभा नहीं देता। राजेश जी, ये नौबत आई क्यों जी यहाँ तक? क्योंकि ये नाराजगी कोई आज की नहीं थी कि कल ही ये नाराजगी निकलकर सामने आई है। चारधाम यात्रा के दौरान भी पंडा पुरोहित और हक हकूक का अगर देखा जाए तो उस वक्त भी वो नाराजगी देखने को मिली थी। तो पहली बात तो उनकी इम्पोर्टेंस को समझना होगा कि आखिर उनकी भूमिका क्या है, क्या सरकार समझती है। की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो चार यात्रा बहुत ऐतिहासिक और बहुत ही पौराणिक यात्रा है, और मैं समझ के चलता हूं कि हर जगह पे हर एक व्यक्ति को खुश करके ही काम किया जाए, ये हर बार संभव नहीं होता है। हो सकता है कई जगहों पे क्लैशेस हो रहे हो, कोई चीज हमारी सरकार के द्वारा जो ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है, यात्रा को सुगम करने का प्रयास किया जा रहा है, हो सकता है कि वहां के पंडा पुरोहितों को वो जो व्यवस्था बनाई जा रही है वो उनको नहीं समझ आ रही हो अभी। लेकिन हाँ, इसके दीर्घकालिक, इसके लंबे हम लोगों ने इसको देखना पड़ेगा कि जो आने वाला भविष्य इस पे उस सुधार की ओर सरकार जो कदम उठा रही है कितना महत्वपूर्ण है। राजेश बिष्ट जी, दूरगामी परिणाम का जिक्र तो हम करेंगे। भविष्य अगर प्रेजेंट टाइम में अगर स्थितियां जो व्यवस्थाएं हैं वो चुस्त दुरुस्त नहीं है, उनसे पंडा पुरोहितों की जो भावनाएं हैं वो आहत होती हुई नजर आ रही हैं, और आप दूरगामी सोच का जिक्र कर रहे हैं। जी ऐसा है, अगर ठीक नहीं होती तो मैं नहीं समझता हूं कि अभी तक की जो यात्रा की संख्या हुई है वो इस ये जो इतनी बड़ी संख्या इस समय आई है पिछले वर्ष के। आप लोग आंकड़ों में उलझ जाते हैं भाई, आंकड़ों में आंकड़ाबाजी अच्छी बात है कि भाई देखा जाए चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में इजाफा हुआ, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन उन व्यवस्थाओं का क्या आकलन किया गया कि भाई हजारों की तादाद में यहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो उनके लिए अव्यवस्था ना हो, उसका ख्याल रखा गया। इसको लेकर सरकार जिम्मेदारी बनती है और किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाया, क्योंकि व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठे। चर्चा में वापस लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और लगातार देवभूमि के दंगल में चर्चा अब पुरोहितों की नाराजगी को लेकर कि आखिर इस नाराजगी का अब समाधान सरकार क्या निकालेगी, और सरकार और शासन के बीच ये गैपिंग जो है, जो आ रही है, नजर भी आ रही है, इसको लेकर अब आगे क्या
कुछ होने वाला है। इसको लेकर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शिषपाल सिंह जी, अभी राजेश बिष्ट जी को आप सुन पा रहे थे, उन्होंने बखूबी इस बात का जिक्र किया कि भाई ये बात जो है सत्ता पक्ष ख्याल रखता है इस बात का कि भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। और अभी हमारे साथ जो मूल निवास संघर्ष समिति के संयोजक हैं, सह संयोजक, उन्होंने भी बखूबी उस बात को बताया। तानाशाही जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया। अभी आगे उपचुनाव है, नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आज ही सुन रहे थे उत्तराखंड के सीएम जो हैं पुष्कर सिंह धामी कह रहे थे बद्रीनाथ ऑल वेदर रोड का जिक्र कर रहे थे, कनेक्टिविटी को कैसे बढ़ावा दिया जाए। लेकिन इस बीच ये नाराजगी इन चुनाव में क्या कुछ असर डालेगी? शिषपाल जी, आवाज आ रही सोनी जी? जी जी सुन पा रहे हैं जी। सोनी जी देखिए, भाजपा के प्रवक्ता टीवी डिबेट्स में तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन धरातल में आप केदारनाथ के पंडित पुरोहितों का दर्द अगर देख रहे होंगे, आप ही की टीवी स्क्रीन में विजुअल में मैं देख रहा था किस तरीके से वो अपना दर्द बयां कर रहे थे। वहां पर जो सदियों से चली आ रही मान्यता है उनको किस तरीके से तार तार किया जा रहा है, और जो वहां पर हमारे पंडित पुरोहितों के आवास है, वहां पर जो है उनके जो केदार बाबा के श्रद्धालु आते हैं, जो पंडित पुरोहितों के जो है कि उनको मानने वाले हैं, वो उनके आवासों में रहते भी थे। वहां पर जो उनको सुविधाएं भी होती थी, उनके खाने पीने की सारी जो है सुविधाओं का भी ध्यान जो है हमारे पंडित पुरोहित करते थे। अब उन्हीं के आवासों को आप तोड़ने का काम कर रहे हैं, और वहां पर बताया जा रहा है कि जो है एक अलग से कॉलोनी जो बसाई जा रही है, वो एक उद्योगपति चहेते को दी जा रही है। वहां पर जो है वो आने वाले श्रद्धालु रहेंगे। यही है कि पंडित पुरोहित जो है वहां पर अपने साथ जो है श्रद्धालुओं को ना रख सके, और जो वहां के स्थानीय व्यापारी हैं उनके व्यापार को भी जो है चौपट करने की जो है रणनीति है, उस पर भी जो है किसी उद्योगपति का जो है एकाधिकार जो है करने की तैयारी है। और जो बाबा केदार के लिए मंदिर के लिए मुख्य मार्ग है, उसको जिस तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया यात्रा शुरू होने से पहले, तो उसको लेकर के जो है तीर्थ श्रद्धालुओं का, तीर्थ पुरोहितों का, व्यापारियों का जो है विरोध है। और वहां पर जो मैं जैसे पहले भी कहा कि जो अन्य निर्माण कार्य हैं जो बिल्कुल आपदा के बाद हुए थे और जो बहुत सही तरीके से हुए थे, पूरे प्लान से हुए थे, उनको भी तोड़ने का काम हो रहा है। वही जो नाम बदलने का जो खेल मैंने आपको कहा, आखिर इतनी नफरत की जरूरत क्या है? आप बताइए ना। आप नाम बदल दीजिए, हमने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है आप पंडित पुरोहितों के साथ जो वहां पर व्यवहार करें, जो वहां के व्यापारियों के जो है भविष्य के साथ आप खिलवाड़ करें, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो मनमानी है राजेश जी, इस बात का जवाब आपसे लेंगे। जो शिषपाल सिंह जी ने कहा कि पंडा पुरोहित जिनका हक, वो अब अपने हक के लिए अब नाराज हैं, और दुकान और मकान जिस तरीके से तोड़ा गया, तो इसको लेकर क्या इन्हें मुआवजा दिया जाएगा? क्या रहने की उचित व्यवस्था की जाएगी? जी देखिए सोनी जी, जो प्रशासन ने उनसे वादा किया और जिस तरीके से छल से जो है उनसे हस्ताक्षर कराएंगे, कई बार पंडित पुरोहित जो है कह चुके हैं कि जहां पर वो चाहते हैं इसी बात का जवाब ले रहे हैं शिषपाल जी। शिषपाल जी राजेश जी से इसी बात का जवाब ले रहे हैं। राजेश जी कर रहा है, अपनी मनमानी थोपने का काम कर रहा है, इसका विरोध हो रहा है ना सोनी जी। बिल्कुल शिषपाल जी, इसी बात का हम जवाब राजेश बिष्ट जी से ले रहे हैं। राजेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? जी जी, शिषपाल जी ने जो आरोप लगाए, जो साफ तौर पर, क्योंकि ये हक की लड़ाई है, दुकान मकान अनुबंध में हस्ताक्षर बिना जानकारी के ऐसे करवाए गए, जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, अब रहने की क्या उचित व्यवस्था, और पहले से कोई नोटिस क्यों नहीं थमाया गया? देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास कोई काम नहीं है, ना पहले था ना आजकल है, तो उनके पास यही काम बचा है कि जो हमारे ये प्रदेश के अंदर किसी तरह से पंडा पुरोहितों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने इतने कम समय में इतनी सुदृढ़ व्यवस्थाएं देने के बाद, यात्रा को इतने अच्छी भव्य बनाने के बाद, ऐतिहासिक यात्रा बनाने के बाद भी अभी ये छोटे छोटे मुद्दों को इतना बड़ा मुद्दा बना के यहाँ पे जनता के सामने पेश कर रहे हैं। मेरा ये समझना है कि हमारे पंडा 100 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हुई थी चारधाम यात्रा के दौरान। श्रद्धालुओं की होने की बात की है, उस बात का दुख इस प्रदेश को है। और जिस तरीके से लोग अपने मेडिकल की पूरी जांच किए बगैर और जिस आयु में इस यात्रा
यात्रा को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नियमों का पालन करते हुए नहीं आएंगे तो इसमें सरकार को आप दोषी नहीं कह सकते हैं। मेरा ये मान के चलना है कि आपको ऐसी यात्राओं के लिए तैयार होकर आना पड़ेगा, स्वस्थ होकर आना पड़ेगा, और जगह जगह पे जिस प्रकार से सरकार को उचित व्यवस्थाओं का दावा नहीं करना चाहिए या प्रशासनिक स्तर पर यह जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए, ये कह देना चाहिए और एक बोर्ड लगवा देना चाहिए कि जो आएगा, जैसे कि जगह जगह ये कहा जाता है कि अपने जानमाल की सुरक्षा खुद करें, तो ऐसा एक बोर्ड चस्पा कर देना चाहिए ताकि जो श्रद्धालु पहुंचे तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि अगर इसमें कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार हम खुद होंगे, इसके लिए दोषारोपण सरकार को नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने आपसे कहा कि जो अस्वस्थ लोगों को ऐसी यात्रा से बचना चाहिए जिसमें आप आने के बाद अपनी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी को नहीं उठा पा रहे हैं, और आप अगर ये कहेंगे कि ऐसे अस्वस्थ हालत में भी आप ऐसी यात्रा पे आएंगे और आप वहां पे आके किसी कारण से आपको कोई नुकसान होगा तो आप सरकार के ऊपर थोपेंगे, ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। सरकार राजेश बिष्ट जी, एक छोटी सी बात बताइए, 100 लोग इस यात्रा के दौरान उनकी मौत हुई, 100 का आंकड़ा क्रॉस हो गया, उसमें से कितने ऐसे श्रद्धालु थे जो किसी ना किसी रोग से ग्रसित थे? सोनी जी, आप ये बताइए कि जितने लोग आए ये किस दुर्घटना में या किसी और वजहों से इनकी मृत्यु का कारण बना है? सरकार का दोष कहां पे आप करें? विपक्ष चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है वो अव्यवस्थाएं जिनको लगातार भाई सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि चार धाम यात्रा जो है सकुशल संपन्न कराई जाएगी, व्यवस्थाएं चाक चौबंद होंगी, और उस दौरान अगर कोई ऐसा है जिसे अगर कोई दिक्कत है और उचित व्यवस्था वहां पर है, त्वरित इलाज मिलता है, तो जाहिर सी बात है ऐसी स्थितियां नहीं बनेंगी। हमारे साथ मूल निवास संघर्ष समिति के संयोजक भी जुड़े हुए हैं, लुशून टोडरिया जी। लुशून जी, फिलहाल अब जो स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि दुकान और मकान को लेकर राजेश बिष्ट जी से कहा कि भाई रहने की क्या उचित व्यवस्था अब होगी, क्या सरकार की तरफ से ऐसा कुछ होगा, तो ये जवाब मुझे अभी निकलकर सामने नहीं आया। फिलहाल तीर्थ पुरोहितों की क्या कुछ मांग? देखिए सुनील जी, हमारी तो हमेशा से जो तीर्थ पुरोहितों की मांग थी, हक आरोप की मांग थी, उन्होंने मूल निवास जो समिति है उन्होंने हमें भी अवगत कराया कि जो मुआवजा, पुनर्वास और मुआवजे की जो नीति है वो सरकार स्पष्ट करे कि भाई क्या आपने अभी तक मकान तोड़ दिए गए हैं बिना एनओसी किए, और आप मुआवजा देने में आप गुमराह कर रहे हो, आप मकान देने में गुमराह कर रहे हो। जिनके दुकानें थी उनको तो मतलब ऐसा हुआ है कि उनको दुकान के बदले, जिनकी एक दुकान थी उनको दुकान के बदले किराएदारों को 4 दुकानें मिल गई है, और जो दुकान का मालिक था उसको सिर्फ एक ही दुकान मिली है। 12 जिनकी दुकानें थी वो एक छोटी सी दुकान में आज बैठे हुए हैं। कहीं कहीं तो ऐसा भी हो रहा है कि जिनके 40-50 सीटर होटल थे वो बेचारे आज 4 सीटर होटल चला रहे हैं खुद अपने छोटा से ढाबे में। तो रोजगार तो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, और ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये मास्टर प्लान नहीं है, ये एक डिजास्टर प्लान है। जिस डिजास्टर प्लान में पूरी की पूरी, एक तो उच्च हिमालय में आप बड़े बड़े मॉल बनाना चाह रहे हैं, इतने उच्च हिमालय में आप मॉल बना के जो हमारे भी पूर्वज इस समय बद्रीनाथ केदारनाथ में जब गए होंगे तो क्या वो बड़े बड़े निर्माण कार्य नहीं कर सकते थे? वो वहां के हिमालय की संवेदनशीलता को समझते थे, कभी भी उन्होंने हिमालय के साथ छेड़छाड़ नहीं करी। पर अब ये दिखाया जा रहा है कि बड़े बड़े मॉल बनाए जाएंगे, तो वो बड़े बड़े मॉल किसके लिए होंगे? वो उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए तो नहीं होंगे। वो बड़े बड़े मॉल उन्हीं लोगों के लिए होंगे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े बाहर के माफिया हैं, उनको पूंजीपति है, उनको धीरे धीरे करके पूरा बद्रीनाथ केदारनाथ बेचने का ये पूरा का पूरा डिजास्टर प्लान दिख रहा है। ये मास्टर प्लान सिर्फ और सिर्फ झुंझुना है, और उत्तराखंड की सरकार बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं कर पा रही है, गुमराह कर रही है वहां के हकदारियों को, तीर्थ पुरोहितों को। और साफ 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 ये दिख रहा है कि उत्तराखंड के जो वहां स्थानीय बद्रीनाथ केदारनाथ के जो मूल निवासी है उनको वहां से हटाने की ये पूरी की पूरी प्लानिंग है। तीर्थ पुरोहितों को हटाने की ये पूरी प्लानिंग है, और इसीलिए ये प्लान, मास्टर प्लान तैयार किया गया है, आपका ऐसा मानना है? हमारे साथ यूकेडी प्रवक्ता, आपके हिसाब से जो मॉल हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जो ऑफिस हैं या उद्योग हैं, वो नहीं लगाए जाने चाहिए? हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को सुना है, उससे तो ये लगता है कि हजारों साल की जो परंपराओं से जिस तरीके से ये यात्राएं चल रही थी, चाहे वो बद्रीनाथ की हो, केदारनाथ की हो, वो अव्यवस्थित थी। जब से भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में आई है तब से वो व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हजारों साल जो चल रहा था अव्यवस्थित।
अब ये इनका कहना है कि आयु सीमा में भी निर्धारित करना चाहते हैं कि कौन लोग आए और कौन लोग नहीं आए। अरे सरकार का काम है सरकार चलाना, धार्मिक जो संस्थान है उनको अपने हिसाब से चलाना नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी कब समझेगी? लेकिन मुझे उनकी सारी बातों से ऐसा लगता है कि जो बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, ये अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं सारी व्यवस्था को, ये अपने हिसाब से। अब आप बताइए, तीर्थ पुरोहितों की चिंता नहीं थी, लेकिन वीआईपीओ को थार में इधर से उधर ले जाना हो उसकी चिंता थी। चुनूक हेलीकॉप्टर से इन्होंने थार पहुंचा दी। ये क्या विडंबना नहीं है इस प्रदेश की? और ये बेशर्मी के साथ यहाँ पर आके ये इस बातों को बोलते हैं कि आप ये देखिए कि तीर्थ पुरोहितों के हितों की बात कर रहे हैं। वो इन पे सरकार पे आरोप लगा रहे हैं सोनी जी कि इन्होंने हमसे जबरदस्ती अनुबंध में हस्ताक्षर करे। मैं पूछ अभी कह दे प्रवक्ता साहब कि हमने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है, वो झूठ बोल रहे हैं तीर्थ पुरोहित। कहे नहीं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोले। राजेश जी तो कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। राजेश जी यही तो सच है कि सब सारा सच तो कह रहा हूं रावत जी, झूठ बोल रहे हैं। जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं। आज के युग में अगर आप ये कहेंगे, आज के युग में अगर आप ये कहेंगे कि जबरदस्ती ले लिए गए, किसी के सिग्नेचर ले लिए गए, तो ये गलत होगा। तीर्थ पुरोहित झूठ बोल रहा है, उसके ऊपर आप केस करिए। ये तो आपको करना पड़ेगा ना। सरकार ने जबरदस्ती किया है, ये तो तीर्थ पुरोहित करेंगे। सरकार को खड़ा करेगा। रावत जी समझे नहीं, क्राइम आप कहते हो, आप कहते हैं वो कह रहे हैं तो सरकार जाएगी केस करने। मैं कह रहा हूं तो उनको केस करना पड़ेगा ना। केस कौन करेगा? जबरदस्ती साइन करवाया। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? रावत जी तो केस कौन करेगा? रावत जी केस कौन करेगा? आप विपक्ष में, आप विपक्ष को बोल रहे हैं। चले राजेश बिष्ट जी का कहना है कि अगर जबरन साइन करवाया गया तो भाई केस कौन करेगा? आप सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ सोनी जी, ये कहते हैं क्राइम सरकार ने किया है। अरे तो तीर्थ पुरोहित करेंगे केस, ये सरकार करेगी केस अपने खिलाफ। अरे तो तीर्थ पुरोहित अगर झूठ बोल रहे हैं तो आप उनको कटघरे में खड़ा करिए ना। आज वो तो वहां तो आपको जवाब दिया जाएगा आराम से। ये तो आप कह रहे हैं, यहाँ पर आते हैं शिषपाल जी, आते हैं। आप कह रहे हैं, यहाँ पर आके आप सफाई देते फिर रहे हैं। नहीं राजेश जी, ठीक है, नहीं कुलदीप राणा जी का रुख करेंगे। रावत जी नहीं, मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूँ। शिषपाल जी आते हैं, आपका रुख करेंगे। इसमें सफाई देने की आपने उनके घर तोड़े हैं, उनसे सहमति नहीं ली, उनके आवास तोड़े हैं जो मुआवजे के। अगर आपने आवास तोड़े तो फिर मुआवजा किस बात का? रावत जी आज का टाइम वो नहीं रहा जो आप कह रहे हैं। सुनिए, मैं कह रहा हूँ आज की तारीख में। चलिए राजेश जी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। आपका रुख करते हैं, तब आप जवाब दीजिएगा इस बात का। वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, कुलदीप राणा जी का रुख करेंगे। उससे पहले शिषपाल जी को सुन लेते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं शिषपाल जी। देखिए सोनी जी, भाजपा के प्रवक्ता जो है विपक्ष के आरोपों को मानने के लिए तैयार नहीं है। और तीर्थ पुरोहित जो बात उठा रहे, वहाँ केवल तीर्थ पुरोहित विरोध नहीं कर रहे, वहाँ के जो स्थानीय व्यापारी हैं, जो स्थानीय ग्रामीण हैं, वो भी जो है सरकार के मनमानी का विरोध कर रहे हैं। इस चीज को मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि जो सरकार मास्टर प्लान का खाका बना रही है, जिस मास्टर प्लान के नाम पे ये सारा जो है खेल हो रहा है, वो जो है मनमाने तरीके से हो रहा है। जहाँ पर तीर्थ पुरोहित चाह रहे हैं कि भाई हमें हमारे आवासों के बदले जो है यहाँ पर बना करके दे दीजिए, वहां पर नहीं बनाए जा रहे। जहाँ पर प्रशासन चाह रहा है जो है वो मंदिर से बहुत दूर जो है, तीर्थ पुरोहित जो कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पर आवास चाहिए, रहने के लिए जगह चिन्हित की जाए या कॉलोनी उपलब्ध कराई जाए, उस हिसाब से नहीं, सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। ठीक है शिषपाल जी, हिसाब से जगह नहीं मिल रही है, इसमें ये विरोध हो रहा है। जी सोनी, बिल्कुल। कुलदीप राणा जी, ये मेगा प्लान नहीं, डिजास्टर प्लान है। बड़े बड़े मॉल्स, जैसा कि अभी आप लुसून जी को भी सुन पा रहे होंगे, उन्होंने कहा कि बड़े बड़े मॉल, यानी कि पंडा और पुरोहितों की अनदेखी की जा रही है। वो जो डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड पूरी नहीं हो रही, सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। देखिए, डिमांड्स क्या हैं, ये तो एक राजनीतिक विषय बन जाता है, क्योंकि आप वैचारिक रूप से बटे हुए हो सकते हैं। कोई भाजपाई हो सकता है, कोई कांग्रेसी हो सकता है। बिल्कुल। उनकी डिमांड्स क्या हैं और वहां की मूलभूत जरूरतें क्या है और वहां की जो वास्तविकता है, वास्तविक स्थिति क्या है, वो ये तीनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है। अभी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सरकार को ये समझना होगा कि उन्हें सत्ता पर जनता ने बैठाया है, बिल्कुल, अधिकारियों ने नहीं बैठाया है। और अगर
अधिकारी सरकार के प्रति भी जवाबदेह नहीं है, ठीक, तो इससे व्यवस्थाएं अराजक होती हैं और फिर जनता जो करती है वो केदारनाथ में हमने देखा है। बिल्कुल, एक अधिकारी को उन्होंने रोक लिया वहां पे, ठीक है। सवाल खड़ा ये होता है कि क्या सरकार ने इस पर कोई जांच कमेटी बनाई कि क्या पिछले वर्ष जब अरविंद पांडे वहां पर उस कमेटी में वहां अपर सचिव थे, तो क्या इस प्रकार का कोई आदेश निर्गत हुआ, क्या उनके साथ सहमति हुई? क्योंकि कुल मिलाकर के 16 निर्माण हैं जिनको लेकर के ये आवाज उठ रही है कि उनको जो है पुनर्वास या उनके लिए वित्तीय आर्थिक सहायता होनी चाहिए थी, ठीक है। अब वहां मेन समस्या क्या है कि जैसा अभी लुसुन ने कहा और आपने सवाल पूछा कि डिजास्टर प्लान है। देखिए, आप बद्रीनाथ और केदारनाथ को समझिए, उत्तराखंड के इतिहास में और उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित जो किताबें हैं, जो गजेटियर्स, उनमें इन यात्राओं का स्पष्ट उल्लेख है कि ये यात्राएं पद यात्राएं ऋषिकेश हरिद्वार से शुरू हो जाती थी, ठीक है। और जो यात्री हैं उनके परिवारजन अपने इन यात्रियों को विदा करते हुए उनका पिंडदान भी कर देते थे। बिल्कुल, क्योंकि वो एक प्रकार से ये था कि ये धार्मिक यात्रा जब आप निकल रहे हैं तो वापस शरीर लौट के आएंगे, जीवित लौट के आएंगे, इसकी संभावना कम बनी होती थी। बद्रीनाथ विधानसभा के ही एक पूर्व विधायक हैं स्वर्गीय उन्होंने केदार सिंह फोनिया जी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है और उन्होंने अपनी किताब में ये स्पष्ट बताया था कि जब वो छोटे थे, पढ़ते थे स्कूलों में, तो तब ये पैदल यात्री लोग वहां से जाते थे और केदारनाथ में, बद्रीनाथ में देह त्याग करते थे कि भाई यहाँ से वैकुंठ को हम जाएंगे और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये एक धार्मिक आस्था थी, मान्यता थी, ठीक। इससे साफ पता चलता है कि ये स्थान जो हैं ये आध्यात्मिक शांति के लिए बनाए गए स्थान हैं, कोई इस तरह के मनोरंजन के लिए कोई स्थान नहीं है ये, ठीक है। अब जिस प्रकार, अब एक देखिए, एक चीज समझने की बात है कि उस कालखंड में जब तकनीकी रूप से हम कहते हैं कि हम इतने सक्षम नहीं थे, आज तो हम अपने आप को कहते हैं कि टेक्निकली हम बड़े साउंड हो गए हैं, हमारे पास बड़े बड़े उपकरण हैं, लेकिन उस दौर में जब हम टेक्निकली साउंड नहीं थे, उन मंदिरों का निर्माण किया गया। आप देखिए उनका आर्किटेक्चर समझिए, इतनी बड़ी केदारनाथ की आपदा आई और केदारनाथ मंदिर पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा। क्या आर्किटेक्चर रहा होगा, कैसे वो पत्थर, उतने बड़ी बड़ी सिलाएं एक के ऊपर एक रख करके उन मंदिरों का निर्माण किया गया, ठीक है। तब तो कोई इस तरह की जेसीबी नहीं थी, इस तरह के बुलडोजर नहीं थे, ठीक है। जब उस तकनीक से उस समय निर्माण हो सकता था, तो उन्हीं तकनीकों को शोध करके क्या हम आज के दौर में वहां पर इस प्रकार का निर्माण नहीं कर सकते थे? क्या हम उन्हें अपने पारंपरिक जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, जो काश्तकार हैं, उन लोगों को जोड़ करके काम नहीं कर सकते थे? आज केदार घाटी में जो पर्यावरण की दृष्टि से अति संवेदनशील है, हमने देखा वहां ग्लेशियर, अभी एक महीने पहले भी एक ग्लेशियर ऊपर से टूट के आ गया था, बिल्कुल, है ना। वहां दर्शनार्थी थे, उनकी सांसें अटक गई थी, ठीक। ऐसे में हम वहां पर इतने भारी भरकम उत्पाद लेकर के जा रहे हैं, यात्री को थार की क्या जरूरत है? बिल्कुल, आप भाई किसी मॉल में थोड़ी टहलने जा रखे हैं, आप यात्रा में गए हैं, शरीर को कष्ट नहीं होगा। आध्यात्म में कहा जाता है ना कि जब तक शरीर को कष्ट नहीं होगा, वीआईपी ट्रीटमेंट है ना भगवान के द्वार पे। कुलदीप जी, एक चीज बताइए, आप केदारनाथ जी के, बाबा केदार के द्वार पे कौन वीआईपी है? वो तो शमशानवासी हैं। आप तो जानते हैं, बखूबी जानते होंगे कुलदीप जी की किस तरीके से वीआईपी दर्शन की भी लाइन आजकल अलग लग रही है। ये तमाम सारी चीजें हैं। और दूसरा, हमें ये देखिए, हमें ये समझना होगा कि जिन लोगों ने उन व्यवस्थाओं को हजारों सालों से बना के रखा है, आपके इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल वेदर रोड के माध्यम से चारधाम यात्रा को बेहद सुगम कर दिया। बहुत शानदार सड़कें हैं। मैं भी पर्वतीय जिले का रहने वाला हूँ। इन्हीं सड़कों पर हम पहले जब कॉलेजों में पढ़ते थे तब हम आते थे तो सुबह से शाम हो जाती थी, रात में कभी देहरादून पहुंचना होता था। आज सुबह जाकर के शाम को हम देहरादून, सुबह 7 बजे देहरादून से निकले और शाम को 5 बजे बद्रीनाथ मंदिर पहुंच गए हम लोग, बिल्कुल, ठीक है ना। तो यात्रा सुगम हुई है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। लेकिन जिन जगहों पर हम जा रहे हैं वहां की जो व्यवस्थाएं हैं वो पौराणिक व्यवस्थाएं, उन व्यवस्थाओं का हमें मान रखना होगा। और अगर हम सरकार ऐसा करने में असमर्थ होगी तो नुकसान सरकार का होगा, क्योंकि चुनाव सरकार को लड़ना है
बिल्कुल, वोट सरकार को मांगने जाना है, अधिकारी को मांगने नहीं जाना है। बिल्कुल। राजेश मिश्र जी, आपका रुख करेंगे। आप सुन पा रहे थे, क्योंकि सरकार और शासन के बीच जो ये खाई है, या जो एक मत कहा जाए या कार्यशैली को लेकर थोड़ा सा गैपिंग जो आ रही है, इसको लेकर, और साथ ही अभी आगे उपचुनाव भी है, नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, और ऐसे में ये घटनाक्रम सामने आ रहा है, यानी कि पुरोहितों की नाराजगी, स्थानीय व्यापारियों की नाराजगी। अब इसका समाधान क्या है सत्ता पक्ष के पास? क्या उचित मुआवजा या उचित रहने की व्यवस्था की गई? देखिए मैंने आपको पहले ही जिस प्रकार से कहा कि हमारे पंडा पुरोहितों की, हक हकूकदारियों के किसी भी तरीके से उनके जो भावनाएं हैं, जो वो जिस वजह से उनको विस्थापित होना पड़ रहा है या जो नई व्यवस्था उनको देनी पड़ रही है, उसमें कहीं पे भी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। किसी चीज को करने में थोड़ा समय लगता है और सबको पेशेंस बना के रखना चाहिए। और जो नाराजगी हमारे लोगों के बीच में किसी भी प्रकार से हुई है, चाहे अधिकारियों की वजह से हुई है या तालमेल की वजह से हुई है, ये बहुत शीघ्र दूर हो जाएगी। और इस विषय पे मुझे लगता है कि हम लोग अपने लोगों को जहां पे भी उनके अच्छे के लिए, बेहतर करने के लिए बात कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, और इसमें समाधान कहीं ना कहीं बहुत जल्द निकलेगा। और अभी कई सारी बातें हो रही थी कि जैसे पौराणिक तौर पे पैदल यात्रा हुआ करती थी, संसाधन कम हुआ करते थे, पिंडदान कर दिया जाता था, ये बिल्कुल ठीक बात है। ये वो धरोहर है जिस धरोहर को हमारे पूर्वज किसी समय पे पिंडदान करके इस उम्मीद से जाते थे कि पता नहीं वापसी हमारी वहां से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन इस बात से भी हम लोगों को मानना पड़ेगा कि आज के टाइम में आदमी के पास समय की बहुत कमी, और वो ये चाहता है कि सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं जिस प्रकार से मैदानी इलाकों में मिलती है, हर जगह जो संपदा है या जो प्राकृतिक चीजों को सहेजना भी तो जिम्मेदारी है ना सरकार की। नहीं सोनी जी, वो बिल्कुल ठीक है, सरकार हमारी हो या किसी की भी हो, उसके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए और वहां पे सुगम और सुरक्षित व्यवस्था देने के लिए विकास भी जरूरी है। इस टाइम भारतीय जनता पार्टी सरकार है, मैं वही कह रहा हूं। अब हम विकास करने के लिए अगर कुछ चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तो इससे भारतीय जनता पार्टी घबराने वाली नहीं है। ठीक है, ये चुनौती हमारे सामने आ रही है, इसका जवाब भी हम देंगे, इसका लेकिन किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। और ये बात बार बार निकल कर सामने आई है। कुलदीप राणा जी ने कई बार इस बात को दोहराया है कि भाई जनता आपको इस यहाँ तक पहुंचाती है, तो इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि उसी आम जनता को अगर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो ये सत्ता पक्ष के लिए भी अच्छी बात नहीं है। नहीं, कुलदीप जी ने जो बात बोली है मैं पूर्णतः सहमत हूँ। जिनकी जितनी जानकारी उन्होंने यात्रा के बारे में बताई है, मुझे भी बहुत ज्यादा मार्गदर्शन मिला है इस यात्रा के बारे में अधिक जानकारी होने के लिए, क्योंकि मैं भी कुमाऊं से बिलोंग करता हूं। गढ़वाल की बहुत ऐसी जानकारी मेरे पास भी नहीं थी जितनी जानकारी आज मैं उनके माध्यम से सुन पाया हूं। इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। लेकिन हाँ, जिन चुनौतियों का सामना भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय कर रही है, उसमें किसी की भी भावनाओं को आहत नहीं किया जाएगा। जो भी समाधान सबके मन को खुश करके होगा, उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और जरूर उस काम को करेगी, ये मेरा विश्वास है। चलिए, शेषपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद लुशुन जी का रुख करेंगे। जी शेषपाल जी। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं कि जो है वहां की मान्यताओं के साथ, वहां की परंपराओं के साथ, वहां की व्यवस्थाओं के साथ कोई भी मनमानी नहीं होगी, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। और वहां पर लगातार जो है ध्वस्तीकरण हो रहा है, मनमाने तरीके से प्रशासन की दादागिरी चल रही है, मनमानी चल रही है, और इसीलिए जो है वहां पर विरोध आपको देखने में आ रहा है। और अभी एक सवाल उठा था चारधाम यात्रा में मौतों को लेकर, सोनी जी आपने उठाया था कि 100 से ज्यादा मौतें हो गई हैं। हम बार बार सरकार को चेताने का काम कर रहे थे कि चारधाम यात्रा में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, वीआईपी भी आते हैं, जो है गरीब भी आता है, मध्यम वर्ग भी आता है, सभी आते हैं, सरहद से आते हैं। तो उनके स्वास्थ्य की, उनके जान माल की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि जो बीमार लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उन्हें चारधाम यात्रा पे नहीं आना चाहिए। इन्हें शायद परंपरा और मान्यताओं का पता नहीं है। पहले बुजुर्ग लोग ही जो है चारधाम यात्रा करते थे और विकट परिस्थितियों में वहां जाते थे, आज की जैसे सुविधाएं नहीं थी। तो ये चारधाम यात्रा तो जो है बुजुर्गों के लिए ही है, उनके प्राणों की रक्षा करने की नैतिक जिम्मेदारी है सरकार की। आखिर वो कैसे जो है व्यवस्थित तरीके से, सुखी तरीके से जो है चारधाम यात्रा करें। वहां पर आपको हमने कहा था कि जितने भी चारधाम यात्रा मार्ग हैं सोनी जी, वहां पर जितने भी जिला चिकित्सालय हैं, वहां पर सीएचसी सेंटर है, वहां पर विशेष जो है उपकरणों की व्यवस्था होनी चाहिए, विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीमें होनी चाहिए, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा जो है चारधाम यात्रा के बेस पड़ाव चाहे वहां पर होनी चाहिए। राजेश जी इस बात के जवाब देना चाह रहे हैं, जल्दी से आप जवाब दीजिए कम शब्दों में, इसके बाद मैं लुशुन जी का रुख कर लेते हैं।
और उससे भी जो है आप अपनी जिम्मेदारी से जाने का काम करें। और राजेश जी, जो पर्यटन मंत्री हैं उनकी कोई जवाबदेही नहीं है चार धाम यात्रा में व्यवस्थाओं को लेकर के। यह जो चलो गंभीरता से सरकार सोच रही है फिलहाल जिस मसले को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन संतोषजनक थोड़ा सा मुझे भी ये जवाब नहीं लगा। राजेश जी, शिषपाल जी की बात अगर सुनी हो तो जवाब दे दीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं अपने इन्हें शायद पूरी जानकारी नहीं है। वहां पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बड़ी जिम्मेदारी के साथ आईएएस रैंक के, सचिव रैंक के नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। 24/7 मोबाइल नंबर्स उनके ऑन किए गए हैं। उसके बावजूद एयर एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं दी गई हैं, सारे उपकरण वहां पे मौजूद हैं। इसलिए भ्रम की स्थिति टूरिस्टों के लिए बिल्कुल भी चलते चलते लुशुन जी से बस इतना सा जान लेते हैं कि क्या जो जवाब राजेश बिष्ट जी का निकल कर सामने आया कि उचित व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाएगी, तो क्या लग रहा है कि हाँ इस समस्या का समाधान हो पाएगा? थोड़ा सा भरोसा। लुशुन जी, शिषपाल जी, समय नहीं है। राजेश जी, एम्बुलेंस की सुविधा मिल रही हो तो क्यों जा रही है संतानों की जाने भाई, क्यों जा रही है? ठीक है, बस करिए। आप लोग हर मसले पर राजनीतिक बयानबाजी करनी शुरू कर देते हैं। लुशुन जी, कुछ उम्मीद नजर आ रही है? कोई भ्रम की स्थिति नहीं फैला रहा। 100 से ज्यादा संतानों की मौतें हुई या नहीं हुई ये बताएं आप। आजकल जिम जाते जाते जो स्वस्थ लोग हैं, कोविड के बाद पूरी दुनिया ने माना है कि स्वस्थ लोग घर के अंदर हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं। उसके स्वास्थ्य की रक्षा की सरकार भाई देखो, इनका कहना है कि चार धाम यात्रा जिसे करनी हो। चलिए फिलहाल शिषपाल जी, समय समाप्त होता है। राजेश बिष्ट जी, बस संतोषजनक जवाब निकलकर सामने नहीं आया। फिलहाल सरकार की जिम्मेदारी है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देवभूमि के दंगल में आज फिलहाल जिस मसले को लेकर चर्चा हो रही थी कि पुरोहितों की नाराजगी और स्थानीय व्यापारियों की जो नाराजगी निकलकर सामने आई, क्या इन पुरोहितों को उचित मुआवजा मिलेगा या रहने की कोई उचित व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाती है या नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि लगातार नाराजगी इसी बात को लेकर दुकान और मकान जिस तरीके से तोड़े गए हैं और साथ ही अनुबंध में जो हस्ताक्षर कराए गए वो भी बिना अनुमति के, तो इसको लेकर अब ये नाराजगी निकलकर सामने आ रही है। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।